अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आवाज आ रही है सारों को? पहली चीज तो सब सुन लें कि ये हमारे पास शायद एक आध वीक रह गया ट्रेनिंग का। और इस वीक में हमने हर हाल में अपनी पेमेंट जो है वो अर्निंग जमा करवानी है। तो मुअज्जम साहब, मुअज्जम किधर हैं? मुअज्जम और उमर और तबीबा एंड मलाइका, आप चारों की मुझे फुली सपोर्ट चाहिए ताकि हम इस वीक जो जो ऑर्डर्स हैं हमारे पास बच्चों के, हम उनको कंप्लीट स्क्रीन शॉट जो है वो हम टॉप मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सके। समझ आ रही है मेरी बात? मुअज्जम आप तो यार लिफ्ट ही कोई नहीं कराते। यू हैवंट कॉन्टेक्टेड मी येट। पता नहीं कहाँ पे मसरूफ होते हैं। आपका मुझे लगता है दिल चाह रहा है कि हम आपकी प्रेजेंस को फील करवाएं, एक प्रेजेंटेशन दूं किया है। मुझे लग रहा है आपका दिल चाह रहा है। तो हमने बस एक दो दिनों में सारे जो स्क्रीन शॉट्स थे उनको वेरीफाई करना है। ठीक है? और उनको देखना है, उनको डिस्कस करना है और उनको फाइनलाइज करना है इंशाल्लाह। कोई स्टूडेंट ये कह नहीं सकता कि सर सर हमें लिफ्ट नहीं कराते। है कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये बात कह सके? है कोई ऐसा स्टूडेंट सामने आए जरा, जो कह सके कि हम लिफ्ट नहीं कराते? वो क्या शेर था कि दो चार नहीं, हमको फकत एक दिखा दो। दो चार नहीं, हमको फकत एक दिखा दो। तो ये कहते कि सर लिफ्ट नहीं कराते। मुझे लगता है वैसे तो मौजम की बचत हो जानी थी, लेकिन ये जो इसने लिफ्ट वाली बात की है ना, इस पे इसको प्रेजेंटेशन पड़ जानी है। क्या कहते हैं आप लोग? बच्चा छोड़ देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, या चलें खैर आखिरी आखिरी हफ्ता है, छोड़ देते हैं। जाने दिया। रिमशा तो बोल रही हैं जी। रिमशा क्या कह रही हैं आप? रिमशा कुछ कह रही हैं। अच्छा, 994049। 67। मैं जरा मीटिंग स्टार्ट कर लूं।
सही हो गया। जी, ये लो जी, मामला हल हो गया। अच्छा, ये शायद नेक्स्ट वीक। और अब मरियम ने कहा, क्योंकि मैंने बात कर दी और मैं कहीं फंस ना जाऊं, इसलिए मरियम ने, रिमशा ने, सॉरी, रिमशा ने जल्दी से क्वेश्चन पूछ लिया ताकि मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए रिमशा के क्वेश्चन पे। अच्छा, गॉट इट। रिमशा दो गेम यहाँ आज। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? तो जब मैंने शेयर ही नहीं की तो नजर कैसे आएगी? पहले तो मुझे ये बात बता। मैंने जब स्क्रीन शेयर ही नहीं की तो नजर कैसे आएगी? ओ यार, आई नीड टू बी एन एडमिन। एक सेकंड में जरा पार्टिसिपेंट्स में जाके खुद को एडमिन तो बना लें। एक सेकंड। सही हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम हमने बैकलिंक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बैकलिंक्स को कंप्लीट कर लेते हैं और कल से फिर हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट शुरू कर देंगे, क्योंकि बैकलिंक्स आधा पड़ा हुआ है। तो ट्यूसडे से हम इंशाल्लाह सोशल मीडिया मैनेजमेंट के एक दो लेक्चर कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आई एम एबल टू शेयर माय स्क्रीन में आपसे। अच्छा, मुझे बताया, प्रीवियस लेक्चर में कोई इशू, कोई चीज समझ ना आई हो आप लोगों को? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हम लोग ना जज्बाती बड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पूरी मना जाते हैं। आई रिमेम्बर, दो तीन बैचेस पहले एक दिन हमारी स्टूडेंट थी, उनको मैंने किसी बात पे कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जवाब आ गया है ना, तो आप एक एडवांस क्वेश्चन पूछे, मैं जवाब। वो स्टूडेंट जो है मुझसे नाराज हो गए इस बात के ऊपर। फिर मुझे पता तो होता है जो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं उनका। तो अब मैं देखूं वो क्वेश्चन सवाल बार बार बात ही नहीं कर रही, वो कभी क्लास लें कभी। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेट हर गो, उसने जाना है तो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इतने स्टूडेंट्स हैं।
मैं कहता वो तो बदतमीज स्टूडेंट है, उसको तो तमीज नहीं है बात करने की, ट्रेनर के साथ ऐसे किया जाता है, ये किया जाता है। मैंने कहा नहीं यार। तो मैंने ना क्या करना शुरू किया, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कहा कि हमारी स्टूडेंट कहाँ पर हैं। वो तो बिल्कुल मुझे लगता है नाराज हुई है मुझसे। ओ माय गॉड, वो तो नाराज हो गई है यार, नाराज हो गई है वो तो। वो मैंने इतना नाराज नाराज किया कि वो बेचारी का दिल तो नहीं कर रहा था बोलने का, वो बेचारी को चैट में आके जस्टिफिकेशन देनी पड़ गई, क्योंकि मैं तो कोई नहीं नाराज। मैंने कहा है नाराज आप हैं। तो वो जैसे बात हो तो मैं कहीं ना कहीं से पॉइंट निकाल रहा हूँ, वो ये तो नाराज है हमसे इसलिए ऐसे हो रहा है। इंस्टॉलेशन फील्ड में मैं कहूँ वो ये तो नाराज है हमसे इसलिए हो रहा है। तो अब हुआ क्या कि वो जो उसको ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो सारा कुछ हो गया। तो आपको इम्पोर्टेंस फील होती है जब आपका नाम लिया जाता है, जब आपको एक्नॉलेज किया जाता है, जब आपके बारे में बात की जाती है। तो अब मैं उस टाइम अगर रिस्पॉन्ड ना करता तो वो स्टूडेंट बेसिकली कहती कि ये तो कैसा खड़ूस सर रहा है, ये है वो है, बदतमीज सर रहा है, ऐसे है वैसे है। वो शायद ट्रेनिंग भी छोड़ देती, शायद मेरे बारे में ऐसा वैसा सोचती, जो कुछ भी था। मतलब खैर फर्क तो नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए आप लोगों को भी। लेकिन एक तरीका था मेरे पास कि छोटी सी रंजिश को, छोटी सी परेशानी को, मैंने ये इस टाइम नहीं सोचा कि मैं ट्रेनर हूँ। मैंने कहा चलो छोटी सी परेशानी, इंसान है, आई गिव हर लिटिल इम्पोर्टेंस, शी वाज टोटली फाइन। और अ, उसके बाद उसके उसका एक ऐसा रिस्पेक्टफुल रिलेशन मुझसे बिल्डू मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं फेसबुक पे कहीं भी देखता हूँ तो कहीं उसने दुआ में टैग करना होता है तो वो मैं हूँ, कहीं अच्छी चीज में टैग करना होता है तो वो मैं हूँ। तो बात करने का मकसद यह है कि जिंदगी में बेतहाशा ऐसे मौके आते हैं या थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहिरा करके, थोड़ा सा झुक के, झुकने से इज्जत कम नहीं होती, बढ़ती है। जो पहल करता है ना, दूसरा इंसान भले कहे कि भाई ये चल के आया मेरे पास, लेकिन अंदर उसका जमीर उसको चपेड़े मार रहा होता है कि बेटा क्या तुम्हारे अंदर भी इतना बड़ा जर्फ था जितना उस बंदे के अंदर था। तो ये जर्फ जर्फ की बातें होती हैं, ठीक है। तो हम लोग अक्सर ना बैठे होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं, खानदान में फलाने बंदे ने मुझसे फैसे किया था। खास तौर पे औरतें, अच्छा औरतों को अल्लाह पाक हिदायत दे, इन्होंने ना 10 साल पहले, 20 साल पहले जो शादी हुई थी, और शादियों पे जो जोड़े मिलते हैं ना वो संभाल के रखे होते हैं। यानी पिछले 20 साल आप शादी पे जाते हो, शादी वाले आपको एक जोड़ा देते हैं, वो 20-20 साल के जोड़े संभाल के रखे होते हैं। और इनको अपना नाम भूल सकता है, इनको अपना आईडी कार्ड नंबर भूल सकता है, इनको ये नहीं भूलता कि ये जोड़ा किसने दिया था। 20 साल बाद पूछो, वो कहती है हाय आज भी वो दिन मेरे सामने है जब उस औरत ने ये जोड़ा उठाकर मुझे पकड़ाया था। और वो कहती है कि भाई 20 साल बाद मैंने यही वाला उसके मुंह पे दे के मारना है। यानी 20 साल बाद बदला कैसे लिया जाता है कि उसने जो आपको 300-400 का सूट दिया था ना, आपने वही 300-400 का सूट उसको वापस करना। तो यार ये उनका ज़र्फ था। आपको अगर अल्लाह करीम ने तौफीक दी है कि आप अच्छा कर सको तो अच्छा करो ना यार। लेकिन आपके किसी भी अमल के पीछे रीजन, ना तो जाती रंजिश हो, ना नफरत हो, ना हो, बल्कि मकसद क्या हो, अल्लाह करीम की रजा हो। आप अपने गरीब रिश्तेदार को अच्छे कपड़े इसलिए दें कि वो पहन के खुश होगा, पैसा भी लगना है, देना भी है, सिर्फ पीछे थोड़ी सी नियत बदलने की देर। वो चीज जब तक वो इंसान उस कपड़े को पहनेगा, पहन के खुश होगा, अच्छे इवेंट्स में जाएगा, जाके कॉन्फिडेंट फील करेगा, अल्लाह करीम की जात आपको उसका बेहतरीन सिला अता करेगी। लेकिन हमारे यहाँ तो जनाब, हम हम मस्जिदों में पैसे भी नाक ऊंची करने के लिए दे रहे होते हैं, खुदा न खास्ता। कुछ दिन पहले हमारी एक फोतगी हो गई, बड़े करीबी थे। तो अब उसके दो बेटे आउट ऑफ कंट्री थे, उन्होंने घर कॉल की कि हमारे बाप का 40वां ऐसे करना है कि 5 शहरों में कोई बंदा बात ना कर सके। हमारे बाप ने नहीं, बच्चे क्या बात कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं हमारे बाप का 40वां ऐसा होना चाहिए कि 5 शहरों में ना लोग मिसालें दे हमारे बाप के 40वें की। और मैं सर पे हाथ रख के बैठ गया कि खुदा मेरी 7 नस्लों को इस जहालत से ना गुजारे। ये बजाहिर बातें करना, ये छोटी बातें, इंटरेस्टिंग बातें हैं, आप हर रोज ही सुनते हो, लेकिन एक इंसान मर गया,
आपकी उस 5 शहरों का मुंह फेरना और नाक ऊंची करने का, क्या आपके बाप को भी कुछ साले सवाब मिलेगा? यानी हम इखलाकियात की उस हद तक गिर चुके हैं कि हम मरे हुओं की मैयत पे भी दिखावा, अपनी अना और अपनी नाक ऊंची करते हैं। तो यकीन माने, खुद को इखलाकियात के इस हद तक गिरने से जरूर बचाइएगा। मेरी गुजारिश है आपसे, खुद को इखलाकियात के हद इस हद तक गिरने से, वरना खुदा के सामने आप शर्मिंदा होंगे। अल्लाह कहेगा यार ठीक है, थोड़ी अर्थे की नमाजें भी साइड पे रखो, चलो मैं तुम्हारी नमाजें भी बख्श देता हूँ, मैं तुम्हारे रोजे भी बख्श देता हूँ, मैं तुम्हारी इबादतें भी बख्श देता हूँ। ये जो तुम हरकतें करते थे, मुझे बताओ ये हरकतें क्या थी? तो कहीं हम शर्मिंदा ना हो इन हरकतों पर यार। मतलब मैं मुझे नहीं पता मैं कुछ ज्यादा सेंसिटिव हूँ या मैं कुछ ज्यादा सोचता हूँ, लेकिन मेरा दिल, मुझे लगता है पता नहीं मैं किधर कोई खलाई मखलूक में आ गई हूँ, मैं किधर जानवरों में रह रहा हूँ। पता नहीं किस किस्म के खस्ता हाल लोग हैं, किस किस्म के, खुदा की जात इन पे रहम करे। मैं तो, मेरा तो दिमाग फटना शुरू हो जाता है कि मैं किस किस्म के लोगों के दरमियान में रह रहा हूँ। यानी बाप मर गया, वो कब्र में पड़ा है, आप उसके 40वें के ऊपर नाक ऊंची कर रहे हैं, 5 शहरों में अपना सिक्का बिठा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लेकिन क्या उस पैसे का, उस दौलत का, उस रिस्क का आपकी कब्र में पड़े बाप को कोई फायदा होगा? क्या क्या इतने बड़े एहतमाम का आपको कोई सिला मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा, चलो एक और मसला है कि जी ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, सिला नहीं मिला, गुनाह भी नहीं मिला, फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन सर आप सवाब कमाने के बजाय आप बेतहाशा अगर गुनाह कमा रहे हैं, तो फिर अल्लाह की जात हम पे रहम करे। तो मैं बता ये रहा था कि बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे आ गई, कि ये जो मैं मजाक करता होता हूँ आप लोगों के साथ कि फलाने बच्चे की तो ऐसी की तैसी, इसको तो हम प्रेजेंटेशन देंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो। बेसिकली मैं एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन बिल्ड कर रहा होता हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बिल्ड कर रहा होता हूँ। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइम्स में जब एग्जांपल्स देता हूँ, मैं किसी बच्चे का नाम ले लेता हूँ, जब मैं किसी बच्चे का नाम लेता हूँ ना, तो उसको अच्छा लगता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब टीचर मेरा नाम लेते हैं तो। ठीक है, फिर मैं किसी से मजाक करता हूँ, मैं किसी को तंग करता हूँ, इससे क्या होता है कि आप किसी इंसान को इंपॉर्टेंस फील करा रहे हो, तो जब वो बच्चा इंपॉर्टेंस फील करता है, उसको अच्छा लगता है, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन बिल्ड होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप चैट में आया करें, ताकि मैं आपसे बातें करूं, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन बिल्ड हो। अगर 3 महीने के बाद आपको मुझे बताना पड़े कि सर मैं आपकी फलानी क्लास की स्टूडेंट हूँ या फलाने क्लास का स्टूडेंट था, तो कितनी शर्म की बात है। 3 महीनों में मैं आपको जान नहीं पाया। शर्म करें इस बात के ऊपर। आप ऐसे स्टूडेंट बने, आप मुझे नाम बताएं, मैं कहूँ भाई तुम तो फलानी क्लास में थे, और मुझे तो आपकी बातें भी याद होनी चाहिए, तब मजा आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तब मजा आता है। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे बैक लिंक्स को। आपको पता है मैनेजमेंट मुझे मना करती है कि यार चैट बंद कराया करो बच्चों की, लेक्चर अफेक्ट होता है। लेकिन मैंने कभी आप लोगों की चैट नहीं बंद करवाई, लेकिन मैं लेक्चर को भी मेंटेन कर लेता हूँ, क्योंकि चैट आपके लेक्चर्स को डिस्टर्ब करती है। लेकिन मैंने आप लोगों का माइंड बना लिया, अब आप मुझे तंग नहीं करते लेक्चर के बीच में। अच्छा देखो, बैक लिंक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि बैक लिंक वो लिंक है जो कि आप किसी और वेबसाइट से रिसीव करते हो। अगर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट आपको बैकलिंक दे रही है, इट मीन यू आर रिसीविंग अ लिंक फ्रॉम दैट एक्सटर्नल वेबसाइट, सो दैट लिंक इज कॉल्ड अ बैकलिंक फॉर यू। ये चीज समझ आई आपको? समझ आई या नहीं आई? ये जो थी वो भी चली गई? शाबाश, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, ये सारा काम अब हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमने टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी पढ़ी थी, और वो तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज आप मुझे बताएंगे।
मैं अब क्या कर सकता हूँ इन इश्यूज पे। किधर है हमारी मलाइका? मलाइका, काइंडली बच्चों से लिंक शेयर कर दो क्लास का, जो फेसबुक ग्रुप में है ना, वो शेयर कर दो प्लीज। तबीबा से या उमर से शेयर कर दो, या फरीहा से शेयर कर दो, वो भेज देंगी। इतना अरसा हो गया आप लोगों को दो क्लासेस इकट्ठे लेते हुए, आप लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनी, आप लोगों की आपस में गपशप नहीं बनी। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे, मैं 2-3 महीनों के बाद देखता हूँ ना, 4-5 बच्चे मिलके बैठे हैं मेरे बैच के, एंड दे आर हैविंग अ कप ऑफ टी। ये मानो मुझे ऐसी खुशी होती है जैसे अम्मी अब्बू को खुशी होती है अपने बच्चों को इकट्ठा देख के। मैं कहता हूँ कि यार चलो, मैंने एक रोल प्ले किया 4 लोगों को करीब लाने का, उनके एक रिलेशन बिल्ड करने का, बट रिस्पेक्टफुल एंड प्रोटेक्टिव रिलेशन, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है कि इफ यू रिसीव एनी पर्सनल मैसेज फ्रॉम समवन, कोई फ्रैंक होने की कोशिश करे, कोई पर्सनल होने की कोशिश करे, चुप करके उसका नाम मुझे बता दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे इश्यूज कभी हुए नहीं। अच्छा, तो हमने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी बताएं? रूट डोमेन क्या होता है? थैंक यू गुलनाज। रूट डोमेन है आपकी मेन डोमेन। मीडियम डॉट कॉम कहाँ से आ गया आमना नसीर? आमना नसीर, मीडियम डॉट कॉम कहाँ से आ गया? मीडियम डॉट कॉम उस स्पेसिफिक बैकलिंक में एक मेन डोमेन थी। हाँ, यस, वो तो एक एग्जांपल था ना आमना। हाँ ना, मैं एग्जांपल तो दी थी, लेकिन अभी तो मैं जर्नल पूछ रहा हूँ ना। कल आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कहेंगे? मीडियम डॉट कॉम? नहीं। हाँ, वैसे ये भी हो सकता है, एज एन एग्जांपल आप कहें कि मीडियम डॉट कॉम इज द रूट डोमेन, हो सकता है। तो रूट डोमेन आपकी जो मेन डोमेन है वो होती है। उसके बाद था रेफरिंग पेज, वो स्पेसिफिक पेज जहां से आपको बैकलिंक मिल रहा है, वो स्पेसिफिक पेज आपका क्या होता है? रेफरिंग पेज होता है। उसका जो यूआरएल होता है दैट इज द रेफरिंग पेज यूआरएल। उसका जो कंटेंट होता है दैट इज द रेफरिंग पेज कंटेंट। उसका जो टाइटल होता है दैट इज द रेफरिंग पेज टाइटल। उसका जो लिंक होता है दैट इज कॉल्ड अब मीडियम डॉट कॉम के लिए ये एक्सटर्नल लिंक है, और इस वेबसाइट के लिए ये एक बैक लिंक है। समझ रहे हैं मेरी बात? डोमेन डॉट कॉम, देखते हैं ये डोमेन एक्सपायर तो नहीं होगा। खरीदी हुई है किसी ने? तो उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी क्या थी? ओवरऑल वेबसाइट की जो अथॉरिटी होती है, दिस इज कॉल्ड डोमेन अथॉरिटी। जैसे मीडियम डॉट कॉम के अगर ऊपर 5,000 पेजेस पब्लिश्ड हैं, तो 5,000 पेजेस की जो कम्युलेटिव अथॉरिटी है, दिस इज कॉल्ड डोमेन अथॉरिटी। और इस स्पेसिफिक पेज की जो अथॉरिटी है दैट इज कॉल्ड पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। उसके बाद आ जाता है डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। क्या आ जाता है? डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। अब डू फॉलो बैकलिंक्स कौन से हैं? डू फॉलो बैकलिंक्स वो हैं जो कि लिंक जूस ट्रांसफर करते हैं, जो कि अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हैं आगे। समझ आ रही है मेरी बात?
समझ आ रही है? लिंक जूस क्या है कि जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल जैसे medium.com है, इस कोलोराडो वाले ने medium.com से बैकलिंक लिया, तो क्या medium.com लिंक जूस ट्रांसफर करेगी या नहीं करेगी? तो अगर डू फॉलो बैकलिंक है तो करेगी, नो फॉलो बैकलिंक है तो लिंक जूस ट्रांसफर नहीं करेगी। तो डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स की समझ आ गई है? खुशबा आपने ग्रुप में क्यों नहीं देखा? तबीबा ने शेयर नहीं किया आपसे? अच्छा, अब एक और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर तो आपका बैकलिंक डू फॉलो है तो डायरेक्ट अथॉरिटी ट्रांसफर होती है आपको। अभी तक वैसे खुशबा हमने नया कुछ नहीं पढ़ा। जैसे देखो, अगर आपका जो बैकलिंक है वो डू फॉलो होता, ये वाला जो आपका बैकलिंक है ये डू फॉलो होता, और इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 95 है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट आपकी अथॉरिटी अगली वेबसाइट को ट्रांसफर होती है डू फॉलो बैकलिंक्स में। लेकिन नो फॉलो में तो डायरेक्ट अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं होती। फिर क्या फायदा होता है? फिर तीन फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है पहला फायदा ये होता है कि ट्रैफिक जाती है। जैसे मैं अगर इस लिंक पे क्लिक करूं, इस पे, तो नए टैब में वो वेबसाइट खुल गई। इट मींस दिस वेबसाइट गॉट वन व्यू फ्रॉम दिस वेबसाइट, ट्रैफिक इंक्रीज होती है। नंबर टू, याद रखिएगा, जब हाई अथॉरिटी वेबसाइट से एक बंदा कन्वर्ट होके लो अथॉरिटी वेबसाइट पे जाता है, बेशक वो नो फॉलो बैक लिंक है, बेशक अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं हो रही, लेकिन इस बेस पे भी आपकी वेबसाइट का जो रैंक है वो थोड़ा बहुत अच्छा होता है। थोड़ा बहुत आपकी वेबसाइट का जो रैंक है वो थोड़ा बहुत अच्छा होता है। नंबर टू। और नंबर थ्री क्या है? ब्रांडिंग। क्या मुझे और आप, हम जो 150 बच्चा है जो हमने इस लिंक को ओपन किया, क्या हमें पता नहीं चला कि कोलोराडो डिजिटल एक्सपर्ट एक कंपनी है जो कोलोराडो में काम कर रही है? पता चला ना? पता चला ना? तो तीन फायदे, ट्रैफिक इंक्रीज हुई, ब्रांडिंग, और वेबसाइट की अपीयरेंस स्ट्रोंग हुई। तो अब दुनिया में अगर कोई भी आपसे ये कह दे, दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी आपसे ये कह दे कि नो फॉलो बैकलिंक्स हैज नो वर्थ, क्या आप उनको बता सकते हो कि तुम गलत बात कर रहे हो, नो फॉलो बैकलिंक्स का भी फायदा होता है? क्योंकि मेरे अलावा शायद आपको हर बंदा ये कहे कि नो फॉलो बैकलिंक्स का कोई फायदा नहीं है, नो फॉलो बैकलिंक्स ये हैं वो हैं, लेकिन आपने कहना है आपकी ऐसी की तैसी। हमारे ट्रेनर ने हमें बताया है। तो वो आपसे पूछेगा आपका ट्रेनर गप मार रहा था, झूठ बोल रहा था, आपके ट्रेनर को तो कुछ पता ही नहीं था। तो आपने तीन पॉइंट्स बताने हैं उसको, और आपने उससे पूछना है कि क्या ये तीन पॉइंट सही है या गलत है। ठीक है। नो फॉलो में आपका लिंक जूस ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन क्या नो फॉलो में आपकी ट्रैफिक नहीं इंक्रीज होती? तो जब ट्रैफिक इंक्रीज होती है तो क्या आपका रैंक अच्छा नहीं होता ट्रैफिक इंक्रीज होने से? हैरानगी वाली बात है। तो फिर हम गलत कैसे हुए? तो अब अगर आपसे नील पटेल कह दे कि नो फॉलो बैकलिंक्स का कोई फायदा नहीं है, तो नील पटेल गलत है या हम गलत हैं? क्योंकि हमने तो आपको लॉजिक दी। ऐसी की तैसी। यस।
तो काफी चीजें ऐसी होती हैं, मैं आपको दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि हर बंदे की ना अपनी परसेप्शन होती है, ठीक है। मैं अब आपको मजे की बात बताता हूँ। मेरे पास एक वेबसाइट थी, हम उस पे काम कर रहे थे, और उस वेबसाइट के ऊपर 99.9% जो ट्रैफिक थी ना, कितनी 99.9% जो ट्रैफिक थी वो फेसबुक से आ रही थी। गूगल से 1% ट्रैफिक आ रही थी सिर्फ। लेकिन क्या हुआ कि उस 99.9 ट्रैफिक की वजह से जो हमारा ट्रैफिक रैंक था वो 30,000 पे आ गया, ठीक है। 30,000 का मतलब है कमाल है, मतलब ये जितना ज्यादा होता है ना रैंक, 1 लाख 2 लाख, जितनी कम ट्रैफिक होती है उतना बड़ा नंबर होता है। यानी जैसे देखिए आपने एक नई वेबसाइट बनाई, और नई वेबसाइट बनाने के बाद आपका रैंक होगा 10 लाख, आहिस्ता आहिस्ता आपका रैंक कम होगा, जैसे गूगल का रैंक 1 है, तो जितना छोटा नंबर होता है उतना आपका रैंक ज्यादा होता है। तो अब जैसे देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट हमारे पास Alexa.com, क्या नाम है? Alexa.com। Alexa.com जो है, ये आपको किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक रैंक बताती है। इससे आपको पता चलता है कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी होगी। इससे क्या पता चलता है, इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ medium.com की, Ctrl+C, यहाँ पर हम आए, नीचे आए आए आए, ये देखिए ब्राउज, ब्राउज होता है ना, हाँ, ब्राउज टॉप साइट्स, फाइंड करें, तो ये आपको बताएगा कि मीडियम का ट्रैफिक रैंक कितना है। तो Alexa.com आपको क्या बताता है? Alexa.com आपको किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक रैंक बताता है। 121, ओ माय गॉड। यानी दुनिया की जो टॉप 150 वेबसाइट्स हैं, दुनिया की जो टॉप 150 वेबसाइट्स हैं, उनमें आपका medium.com भी आता है। तो सोचो अगर medium.com के मालिक आप होते तो इस वक्त आप पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी होते। नहीं, जरूरी नहीं है। टॉप 1 लाख जो वेबसाइट है ना बरीशा, वो बहुत अच्छी वेबसाइट्स कंसीडर होती हैं। टॉप 1 लाख, 1 लाख जो आपको अच्छी वेबसाइट है उनकी रैंक आपको टॉप 1 लाख नजर आएगा। इस तरह अगर आप यहाँ पे देखो google.com लिखो आप, सॉरी, देखिएगा google.com नंबर 1 वेबसाइट इन द वर्ल्ड। तो आपको पता चल गया कि दुनिया में जो सबसे बड़ी वेबसाइट है वो गूगल है, फेसबुक नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स की। facebook.com दुनिया की 6 नंबर पे आती है। समझ आ रही है? facebook.com क्या है, 6 नंबर पे आती है। ठीक है, youtube.com देखनी है, वो 2nd नंबर पे होगी।
गूगल को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गूगल इज द गूगल। मैं कलीम साहब को मैसेज करता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक सब हो गया। तो अब एक सेकेंड। ये फैक्टर्स पढ़ें जरा। स्क्रीन नजर आ रही है सारों को? स्क्रीन नजर आ रही है? चले मैं वेट कर लेता हूँ तब तक आप लोगों का। मैंने कलीम साहब को मैसेज कर दिया, जब तक वो लिंक शेयर करते हैं मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तब तक आप इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ें आराम से। आप आराम से इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ें। मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, 2-3 मिनट 4-5 मिनट मुझे दें, मैं करके आपको बताता हूँ। आप तब तक इन पॉइंट्स को देखें, मैं आगे आपसे पूछता हूँ। मैं जरा कलीम साहब से कांटेक्ट कर लूँ, 3-4-5 मिनट वेट करते हैं, तब तक उनको होपफुली लिंक मिल। वो कॉल नहीं पिक कर रहे, शायद मीटिंग में होंगे या कहीं बिजी होंगे। तो आप लोग मैम नौरीन से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो ग्रुप में डाल दें तो। या आप लोग एस एन ई कौन है, क्लास 2 की जो एस एन ई है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जरा। तब तक आप ये इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ें, ठीक है? और फिर इन पे इनको आगे लेके चलते हैं। आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे और फिर हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन रह जाएगी, वो हम कर लेंगे। कोई भी पोस्ट जो ग्रुप में हुई पड़ी है, उस पोस्ट में लिंक पेस्ट कर दें बेशक, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
किसी से कांटेक्ट हुआ? मैं 2-3 मिनट और वेट करूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट द लेक्चर। फिर हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि रिकॉर्डिंग फिर शेयर कर दी जाए बच्चों से। मैंने अभी लेक्चर कवर करना है, तो मुझे जल्दी से बता दें काइंडली। चले जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये सब पढ़ा आपने जो कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है? सबसे पहले क्या आ रहा है? लिंकिंग डोमेन एज। ठीक है। अच्छा, लिंकिंग डोमेन एज। लिंकिंग डोमेन का एज का मतलब यह है कि वो डोमेन जिससे आप बैकलिंक ले रहे हो, ठीक है, उसकी एज क्या है? लिंकिंग डोमेन एज का मतलब यह है कि वो डोमेन जिससे आप बैकलिंक ले रहे हो,
यानी जो आपने बैकलिंक दिया उसकी जो रूट डोमेन है उसकी एज क्या है। एज का मतलब है कि वो कितनी पुरानी है। याद रखिएगा कि पुराना बेनिफिशियंट है, लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, फॉर एग्जांपल देखो एक गैम्बलिंग की या स्पैम वेबसाइट है, वो अगर 10 साल भी पुरानी है तो दिस वेबसाइट हैज नो वर्थ। लेकिन एक ऐसी वेबसाइट जिससे आप बैकलिंक ले रहे हो वो पुरानी है और उसने काफी अरसे से अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो सच बैकलिंक फ्रॉम ओल्ड वेबसाइट्स इज ऑलवेज वेरी बेनिफिशियंट। बेनिफिशियंट है, फायदा होता है, ठीक है, दैट इज बेनिफिशियंट, फायदा होता है। आ रही है समझ। बेनिफिशियंट वेबसाइट। तो अगेन लिंकिंग डोमेन एज, वो डोमेन जिससे आपने बैकलिंक लिया, अगर उसकी जो एज है वो जितनी ज्यादा है, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। पॉइंट की समझ आ गई। लेकिन सिर्फ एज, अगर एज ज्यादा है, एज पुरानी है और उसने क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया, या वो स्पैम वेबसाइट है, तो फिर ऑब्वियसली ऐसी वेबसाइट की कोई वर्थ नहीं होती। नंबर टू है नंबर ऑफ लिंकिंग रूट डोमेन। जिसका क्या मतलब है नंबर ऑफ लिंकिंग रूट डोमेन। मैंने आपको क्या बताया कि मैंने जो आपको परसों पढ़ा दी सारी चीजें उसके आसपास घूमेंगी, क्या उसी के आसपास नहीं घूम रही। नंबर ऑफ लिंकिंग रूट डोमेन, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, देखो एक होता है आपका बैकलिंक, एक होती है रूट डोमेन। बैकलिंक आपको रेफरिंग पेज से मिल रहा होता है। बैकलिंक आपको कौन दे रहा होता है, रेफरिंग पेज। अगेन मैं अगर आपको ये दिखाऊं, किधर गया है, ये देखो, ये है बैकलिंक। ये जो बैकलिंक है, विच दैट वेबसाइट इज गेटिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट, ये बैकलिंक रेफरिंग पेज आपको दे रहा है, रूट डोमेन नहीं दे रही। रूट डोमेन के ऊपर पेज बना हुआ विच इज गिविंग यू द बैकलिंक। समझ आ रही है मेरी बात की। अब दोबारा मेरी बात सुनिएगा दोबारा। रूट डोमेन क्या है, मीडियम डॉट कॉम। रेफरिंग पेज क्या है, ये वाला। तो आपको ये जो बैकलिंक मिल रहा है, ये बैकलिंक आपको रूट डोमेन से मिल रहा है या रेफरिंग पेज से। एक्चुअली मिल तो रूट डोमेन से भी रहा है, लेकिन ये लिंक पड़ा कहाँ पर है, रूट डोमेन पे पड़ा या रेफरिंग पेज पे पड़ा, ये बताओ। रेफरिंग पेज पे पड़ा ना, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी पेज पे जाके लिंक बनाओगे, हर पेज का अपना यूआरएल होता है, दैट इज अ पेज। उन तमाम पेजेस की बैकएंड पे जो रूट डोमेन है, दैट इज कॉल्ड द रूट डोमेन। अब फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास डोमेन है मीडियम डॉट कॉम। क्या डोमेन, मीडियम डॉट कॉम। अगर मैं मीडियम डॉट कॉम के ऊपर ऐसे 50 आर्टिकल्स लिखूं और हर आर्टिकल से मैं एक बैकलिंक लूं, तो मेरे पास टोटल कितने बैकलिंक्स होंगे। टोटल रेफरिंग पेजेस कितने होंगे, टोटल रेफरिंग पेजेस कितने होंगे, और रूट डोमेन कितनी होंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सारों को समझ आ जाता है यार, लगता है मैं समझाता बहुत अच्छा। ओके, लाला कह रही है ओके। लाला को एक और प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी मुझे। अच्छा, तो समझ आ गया। अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ।
एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। लेट्स से कि medium.com पे मैंने 50 रेफरिंग पेजेस बनाए। कितने? मतलब 50 पेजेस हैं और हर पेज से मैं दो दो लिंक्स ले रहा हूँ। There are total 50 pages and I'm getting 2 backlinks from every page. So मेरे पास टोटल backlinks कितने होंगे? 50 पेजेस, हर पेज से मैं 2 बैकलिंक ले रहा हूँ, तो टोटल बैकलिंक कितने होगी आमना? आमना 100। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एक पेज से एक से ज्यादा बैकलिंक भी ले सकते हैं। तो अब रेफरिंग पेजेस कितने हैं? रेफरिंग पेजेस कितने हैं? अल्लाह खैर, नूरुल आन कह रही हैं एक, गुलनाज कह रही हैं दो। रेफरिंग पेजेस हैं 50, टोटल बैकलिंक्स हैं 100 और रूट डोमेन्स कितनी है? समझ आ रहा है? अब हम देखते हैं इस पेज पे कितने बैकलिंक्स हैं। आ जाओ। एक, दो, कितने पेजेस हैं? दो, टू 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 बैकलिंक, सॉरी। एक रेफरिंग पेज है, दो बैकलिंक्स है और एक रूट डोमेन है। रूट डोमेन हमेशा सेम होती है। अच्छा, अब अगर मैं medium.com से 50 लिंक्स लूं, 50 बैकलिंक्स लूं, अगर मैं medium.com से 50 बैकलिंक्स ले लिए मैंने, तो अब मेरी बात गौर से सुनना। 50 की 50 बैकलिंक्स मैं एक आर्टिकल से ले सकता हूं या नहीं ले सकता? बताओ। अगर मैं लेना चाहूं तो ले सकता हूं या नहीं ले सकता? एक पेज के ऊपर 50 बैकलिंक्स ले सकता हूं ना, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अगर मैं एक रेफरेंस पेज के ऊपर से 50 बैकलिंक लूंगा, तो गूगल कहता है कि बेहतर ये है कि आप एक रेफरेंस पेज से 50 लिंक्स लो, आप मल्टीपल रेफरेंस पेजेस से बैकलिंक लो, ताकि आपका नंबर ऑफ रेफरेंस पेजेस भी इंक्रीज हो। नंबर ऑफ रेफरिंग पेजेस भी इंक्रीज हो। और लेट्स से अगर मैं medium.com पे, मेरे medium.com से मैंने 100 लिंक लिए और मेरे 70 रेफरिंग पेजेस हैं, तो रूट डोमेन्स कितनी है? 1। इसका मतलब है मैंने एक रूट डोमेन से 100 बैकलिंक ले लिए। तो गूगल ये कहता है कि भले लो, लेकिन नंबर ऑफ रूट डोमेन्स भी तुम्हारे ज्यादा होने चाहिए। ये ना हो कि तुम्हारे 5000 बैकलिंक्स हैं और रूट डोमेन्स है 5। तो गूगल कहता है ये अच्छी बात नहीं है कि तुम एक ही वेबसाइट के ऊपर फोकस करके बैकलिंक्स बनाई जा रहे हो। बेहतर ये है कि आपके पास डिफरेंट रूट डोमेन्स हो जिनसे आप बैकलिंक्स लो। यहाँ तक कंफ्यूजन? देखो ना, वैरायटी होगी ना, नंबर ऑफ लिंक्स जब इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ रूट डोमेन इंक्रीज होंगी। अब देखो लाला का जो क्वेश्चन है, देखो जब एक रूट डोमेन से आपने 100 बैकलिंक ले लिए, तो एक ही रूट डोमेन आपको अथॉरिटी ट्रांसफर कर रही है। कितनी रूट डोमेन आपको अथॉरिटी ट्रांसफर कर रही है? एक। तो लिमिटेड ही बेनिफिट होगा ना। आपने 100 बैकलिंक्स एक रूट डोमेन से लिए, तो अल्टीमेटली एक ही रूट डोमेन आपको अथॉरिटी ट्रांसफर कर रही है। लेकिन अगर आपने 100 बैकलिंक्स 20 रूट डोमेन से लिए, तो जब आपको 20 रूट डोमेन अथॉरिटी ट्रांसफर करेंगी या आपको ट्रैफिक भेजेंगी, तो उसमें ज्यादा फायदा या एक में? बताएं। अच्छा, आप इलेक्शन में खड़े हो गए जी, लैला इलेक्शन में खड़ी हो गई और लैला को एक ही बंदे ने वोट डाला, वो ज्यादा बेनिफिट है या लैला को 20 लोगों ने वोट डाले तो वो ज्यादा बेनिफिट है?
मोर बेनिफिशियल 20। ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, जो बैकलिंक है ना, बेसिकली वो वोट है। जो बैकलिंक है वो वोट है, यानी वो वेबसाइट गूगल को वोट दे रही होती है कि इस बंदे की वेबसाइट का जो रैंक है वो इंक्रीज करो। इस बंदे की वेबसाइट का जो रैंक है वो इंक्रीज करो। समझ आ रही है? समझ आ गया आप? तो बैकलिंक बेसिकली क्या होता है, एक रिकमेंडेशन होती है, एक रिकमेंडेशन टू गूगल। वो गूगल को रिकमेंडेशन होती है कि यार इस बंदी की वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करो, authority इंक्रीज करो। तो एक जो बैकलिंक है वो वोट है, वो रिकमेंडेशन है। ठीक है। कैसी रिकमेंडेशन है, देखो, एक अब मीडियम डॉट कॉम आपको बैकलिंक दे रही है, तो वो आपको रिकमेंड कर रही है। जैसा कि एक एमएनए साहब आपके चाचू हैं, तो वो रिकमेंड करेंगे जी चलो जी हमारे पुत्र को नौकरी दे दो। तो उनकी रिकमेंडेशन की वैल्यू है ना। इसी तरह देखो, आपके जो खालू हैं या आपके जो ताया हैं, वो जितनी बड़ी पोस्ट में होंगे, उनकी जो रिकमेंडेशन है वो उतनी स्ट्रोंग होगी। अगर वो डीजी लेवल के हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को, तो ज्यादा चांसेस हैं आपकी जॉब होने। अगर वो एमएनए है तो कम चांसेस हैं, एमपी है तो और कम चांसेस हैं। तो जितनी जितनी आपकी सीट, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो बल्ले बल्ले। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इफ यू गेट बैकलिंक्स फ्रॉम गूगल, तो बल्ले बल्ले। अगर उनसे कम अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे आओ, तो चांसेस बढ़ते जा रहे हैं आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होने की, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होने की, आपके रैंक इंक्रीज होने की। आ रही है समझ? इसी तरह जितनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक दोगे, वो रिकमेंडेशन उतनी मजबूत होगी। ठीक है। कुछ बा मेरी बात सुनो ना। आपको रेफरेंस पेज का पता है? आप छोड़ दें 20-50। ठीक है। एक पेज अगर आपको एक बैकलिंक दे रहा है, ये देखिए खुशबा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये एक पेज है ना, ये एक पेज है। मैं स्क्रॉल डाउन करके आता हूँ नीचे, तो ये देखिए कि ये एक रूट। खुशबा मुझे जवाब देना आपने। खुशबा, रूट डोमेन्स कितनी है यहाँ पे? हाउ मैनी रूट डोमेन्स आर देयर? रूट डोमेन्स कितनी है खुशबा? एक। गुड। रेफरेंस पेजेस कितने हैं यहाँ पे? रेफरेंस पेजेस कितने हैं? एक ही है ना, ये एक ही पेज है ना खुशबा, एक ही पेज है। अब इस एक रेफरेंस पेज पे आप नीचे आए, तो एक बैकलिंक ये है और दूसरा बैकलिंक ये है। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रही है कि एक रूट डोमेन के ऊपर एक रेफरेंस पेज से यू आर गेटिंग टू बैकलिंक्स। तो इसका मतलब ये है कि एक रूट डोमेन के ऊपर अगर आप 10 पेजेस बनाओ और हर पेज से आप 2 लिंक दो, तो एक रूट डोमेन के ऊपर 10 रेफरेंस पेजेस से आप 20 बैकलिंक्स दे सकती हैं। ठीक है। चलें, गुड हो गया। तो नंबर ऑफ लिंकिंग रूट डोमेन ज्यादा होने चाहिए। एक डोमेन से 1000 बैकलिंक लेने से बेहतर है कि वो 1000 बैकलिंक जो है वो आप 100 रूट डोमेन से लो। ठीक है। अनलिमिटेड लगा सकते हो, लेकिन एक पेज पे 30-40 बैकलिंक्स तो फिर गलत लगता है ना। अच्छा, किस चीज को समझ नहीं आई मुझे बताओ।
एक रेफरेंस पेज से आप 2 बैकलिंक्स ले सकते हो, लेकिन देखो ना, एक बैच में 5 5 10 10 ले रहे हो, वो थोड़ा सा फिर अनयूजुअल लगता है, क्योंकि हर आर्टिकल में आपका फोकस कितने कीवर्ड्स पे होता है, एक प्राइमरी पे और सेकेंडरीज पे होता है, तो आपका फोकस उसी चीज के आसपास आना। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि 2 से ज्यादा ना लगाओ, आपकी मर्जी है। अगर आपका 10,000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो आप बेशक उस पर 50 लिंक्स लगाओ, डिपेंड करता है आपकी निश क्या है, टॉपिक क्या है, डिमांड क्या है, आपका फोकस किस कीवर्ड पे है, वर्ड्स की लेंथ कितनी है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी बेस करता है। अच्छा, फिर आ रहा है नंबर ऑफ लिंक्स फ्रॉम सेपरेट सी क्लास आईपी, जिसको छोड़ दें। नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस क्या है जी, व्हाट आर द लिंकिंग पेजेस? लिंकिंग पेजेस क्या है जी? रेफरिंग पेजेस, यस। यस गुलनाज, आपके सवाल का जवाब आ रहा है। अब आप एक पेज के ऊपर 10 बैकलिंक्स लो, तो इससे बेहतर ये है कि आप 10 पेजेस से 10 बैकलिंक्स लो, ताकि आपका नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस भी इंक्रीज हो। याद रखिएगा, नंबर ऑफ लिंकिंग या रेफरिंग पेजेस एंड नंबर ऑफ रूट डोमेन्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग का। वो बात की बात है ना सानिया, सानिया, सानिया। अच्छा, अब नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस के, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं सानिया, ये लोगों को नहीं आती, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस के वो पेजेस, रेफरिंग पेजेस जिनसे आप लिंक्स ले रहे हो, वो भी ज्यादा होने चाहिए, बजाय इसके कि आप एक लिंक पेज से 10 20 बैकलिंक्स लो, या 10 12 पेजेस से ले लो, ठीक है। फिर आ रहा है ऑल टैग फॉर इमेज लिंक्स। अच्छा, यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिंक है ना, जहाँ पे आप टेक्स्ट से, ये एक टेक्स्ट है ना, कंटेंट है, जहाँ पे आप कंटेंट से लिंक लेते हो तो आप कंटेंट के ऊपर लिंक लगा देते हो, ये देखो इस पे लिंक लगा हुआ है, देख रहे हो, इस पे लिंक लगा हुआ है। लेकिन इमेजेस वाली वेबसाइट से आप लिंक कैसे लोगे, सोचने वाली बात है। तो इमेज को आप डायरेक्टली लिंक कर देते हो उस वेबसाइट के साथ, तो दैट इज कॉल्ड एन इमेज लिंक। तो सवाल ये है कि यहाँ पे तो आपने लिंक के ऊपर टेक्स्ट लगाया, तो डिस्प्ले एड्स आपका एंकर टेक्स्ट बन गया। इमेजेस को तो आपने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कनेक्ट किया अपने आर्टिकल से, तो उसमें आपका एंकर टेक्स्ट क्या बनेगा, सवाल है। व्हाट वुड बी योर एंकर टेक्स्ट? ऑल टेक्स्ट, यस, उस इमेज का जो ऑल टेक्स्ट होगा, वो ऑल टेक्स्ट आपका एंकर टेक्स्ट कंसीडर होगा। ऐसी सिचुएशन में आप जो उस इमेज का जो ऑल टेक्स्ट होगा, वो ऑल टेक्स्ट आपके बैकलिंक का एंकर टेक्स्ट कंसीडर होगा। समझ आ रही है? ऑल टेक्स्ट नीचे लाइन पे लिखा आता है, उम्मे लैला बताएं, है ऑल टेक्स्ट क्या था उम्मे लैला? ऑल टेक्स्ट में लिंक नहीं ऐड करेंगे कमर सलीम, ऑल टेक्स्ट में आप कीवर्ड ऐड करेंगे अपना, वो कीवर्ड जिसको आप एंकर टेक्स्ट के तौर पे यूज करना चाहते हैं, उस कीवर्ड को आप यूज ऐड करेंगे, सो दैट एंकर टेक्स्ट, दैट कीवर्ड विल बी कंसीडर्ड एज एंकर टेक्स्ट फॉर द बैकलिंक। इमेज के बीच में ऑप्शन होता है लिंक लगाने का, वहां से आप अपनी वेबसाइट के साथ उसे लिंक कर देंगे। कंफ्यूज हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं?
कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या कंफ्यूजन है? आप लोग अपने वर्डप्रेस में जाना, इमेज ऐड करना, वहां पे ऑल टेक्स्ट में कीवर्ड लिख देना, जिस कीवर्ड पे आपने एंकर टेक्स्ट लगाना है। आपने वो कीवर्ड लिख दिया और इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा लिंक टू, ठीक है, उस पर क्लिक करना, ऑप्शन आएगा लिंक्स टू एक्सटर्नल सोर्स। तो जिस आर्टिकल के साथ लिंक लगाना उसका लिंक वहां पे डाल देना, तो आपका इमेज उस आर्टिकल से कनेक्ट हो गया। तो अब बात यह है कि इमेज तो आर्टिकल से कनेक्ट हो गया, एंकर टेक्स्ट क्या होगा, तो उस इमेज का जो आपने ऑल टेक्स्ट डाला है उसको गूगल एज एन एंकर टेक्स्ट कंसीडर करता है। आप समझ आई है? अब वो वेबसाइट लॉगिन करके मैं करा सकता हूँ। बहुत तंग करते हैं बच्चे आजकल के, मैं क्या करूं इनका। आपके घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं आपको, मुझे तो ये बताएं। बच्चे हैं माशाल्लाह, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। कोई इस वक्त जो है वो, हाय हाय हाय, सर आपको तंग नहीं करेंगे। जैसे मुझे तो लाइसेंस मिला हुआ ना तंग होने का, है ना? जैसे मैं लाइसेंस शुदा आदमी हूँ। अब मुझे समझ आया आपके अम्मी अबू इतने खुश क्यों होते हैं, क्योंकि आपने उनको कहा टेंशन ना लें, अब हमें तंग करने के लिए बंदा मिल गया, अब हमने उसको तंग करना है आपकी जान बाज के। ऐसे ही है, कुछ चीजें बड़ी आसान होती हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से समझ भी आ जाती हैं। आप शायद थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन अब फिर इसको कनेक्ट होने दें। तंग करके बंदा नहीं सीखता नताशा, तंग हो के बंदा सीखता है। जब काम करके आप तंग होते हैं ना, काम करना पड़ता है तो तंग होते हैं आप। तो इसी तरह काम करें, मेहनत करें, तंग हो, तब आपको फायदा है। ओए होए, काफी अरसा नहीं चलाई, मुझे लगता है कोई इशू आ गया। या रुक जाए, अभी शायद थोड़ी देर के बाद। अभी क्या लोड हो रहा है, थोड़ा वेट करूं? लगता है मुझे अब चल गया। देख लें, आपको शौक था डेमोन्स्ट्रेशन देखने का, देखें।
ठीक हो गया। अब देखिएगा यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पोस्ट में जाता हूँ। पोस्ट में जाकर लेट्स से मैंने एक इमेज ऐड किया और उस इमेज के साथ मैंने बैकलिंक बनाना है। तो हमारे लिए तो ये एक्सटर्नल लिंक होगा ना कि नहीं? आप यहाँ से ऐड मीडिया करें। हमारे लिए ये एक्सटर्नल लिंक होगा और वो वेबसाइट जिसको रिसीव हो रहा होगा दैट विल बी अ बैकलिंक फॉर दैट वेबसाइट। लेट्स से ये इमेज है, ठीक है। सबसे पहले क्या ऑप्शन आ रहा है? ऑल टेक्स्ट। लेट्स से हमारा ऑल टेक्स्ट क्या है? लेट्स से मैं ये कर देता हूँ। हमारा ऑल टेक्स्ट क्या है? ब्यूटीफुल डोर डिजाइन्स होलसेल इस्लामाबाद। लेट्स से एक इस्लामाबाद की कंपनी है जो कि होलसेल के ऊपर ब्यूटीफुल डोर डिजाइन्स बनाते हैं। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब समझ आई एक चीज। अब ये आपका क्या कंसीडर होगा? ये क्या कंसीडर होगा? आपका एंकर टेक्स्ट, वो कीवर्ड जिसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। और नीचे आप आए, है ये क्या? ये इसका फाइल यूआरएल आ रहा है। अच्छा देखिए, ऑप्शन आ रहा है लिंक टू का। ऑप्शन क्या आ रहा है? लिंक टू का। तो आपने करना है कस्टम यूआरएल। कस्टम यूआरएल में लिख दिया लेट्स से इस्लामाबाद डोर .com वेबसाइट है और मैंने इंसर्ट इनटू पोस्ट कर दिया। पब्लिश कर दिया। समझ आ गई? अभी भी किसको समझ नहीं आई? पहले जरा मैं पिस्तौल निकालूं, फिर एक सेकंड, एक सेकंड, मैं जरा पिस्तौल निकालूं। एक सेकंड, पिस्तौल निकालने दे पहले मुझे। अब बताएं किस चीज को समझ नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या मसला है? बंदे को नहीं समझ आती, बताएं। आप शर्मा जाते हैं, बताएं। नहीं समझ आई, बताएं। अरे कुछ लोग होते हैं ना, उनको क्यूरोसिटी होती है कि यार एक बार करके देखें क्या होता है। होते हैं ना बच्चे, खुशबा जैसे बच्चे, वो देखते हैं बटन नीचे दबता है तो बेल बेल बजती है, ठीक है। तो वो यूं ना उनको अब उसको हाथ में पड़ जाते हैं। हम क्या, वो एक बार बटन दबा के देखें क्या होता है, ठीक है। बटन दबाते हैं, आगे से करंट लगता है इनको। फिर इस तरह बस के बीच में अक्सर बटन होते हैं। तो अब इनके हाथ पांव पड़े होते हैं कि कोई मौका मिले मैं उस बटन को एक बार उंगली लगाऊं क्या होता है, ठीक है। मैं तक ड्राइवर की और उधर से फिर ड्राइवर की आवाज आती है, फिर बच्चे डर के बैठ जाते हैं सर नीचे करके, जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं। है ना खुशबा? है ना खुशबा? ठीक है। और बताऊं बातें या काम में इतनी? पहले पूछते हैं साथ वाले बंदे से कि अम्मी इस चीज को ऐसे करें तो क्या होता है। इसकी अम्मी कहती है खबरदार किया तो, इतनी महंगी मेरी चीज लाई है, ऐसे करेंगे तो टूट गई तो फिर। तो उसके बाद जैसे अम्मी कमरे में जाती है, नजर कमरे पे होती है, हल्का सा उठ के उस चीज को वैसे करना,
और वो चीज टूट गई। और उसके बाद जनाब वाला जंपे लगा के कमरे में पहुंच के शो करना कि मैं तो बाहर निकले ही नहीं। इनते अम्मी की ऊंची ऊंची आवाज आना, कहाँ पर हो, किसने तोड़ा है ये, तुमने पूछा था? तो आगे से कहना, नहीं मैं तो कमरे में बैठी हूँ, मैं तो आपके साथ ही उठ के चली गई थी, ये देखिए मैं कमरे से आ रही हूँ। खुशबा पता चला मेरा पिस्तौल कौन सा फिर? और एग्जांपल दूं या काफी है? बताएं। हाँ, पता क्या, हमें चीजें ना, चीजों के मिलने से ना उनकी कदर भी कम होती है। आई रिमेम्बर मैं जब छोटा सा था ना, तो खैर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कमी नहीं दी कभी भी, लेकिन सरकारी मुलाजिम थे और थोड़ा सा जो है वो चीजें एक होता था, मतलब खर्चे बहुत होते थे। तो आई रिमेम्बर कि हमारी गली में एक शख्स आता था, उसने फट्टियों के साथ ना यूं बेतहाशा को 300-400 खिलौने उसने टांगे होते थे। उसकी साइकिल की बैक पे ना इतनी बड़ी एक फट्टियां लगी हुई थी उनके साथ खिलौने। उनको देख के जो मेरे दिल को कुछ होता था ना, वो एहसास और जज्बात आज भी मेरे अंदर मौजूद है। लेकिन हाँ, मैं काफी मिच्योर था इन चीजों में शुरू से। मुझे पता था जो हम अफोर्ड कर सकते हैं उसी को, और जो होना भी चाहिए, आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी से आगे अपने बच्चों को सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए। एनीवेज, ये देखें अब ये है ना, अब ये देखें, अब ये देखें, ये क्लिक केबल है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना, तो देखना वो islambaddoors.com ओपन हो जाएगा। देखे, समझ आई? मेरी कोई इतनी ज्यादा को, मैं 90s का तो नहीं हूँ, खैर 90s के आखिर में ही मैं था। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक आइसक्रीम वाला आता होता था, जिसके ना लकड़ी का बॉक्स होता था, उसके नीचे टायर लगे होते थे, और ऊपर छोटा सा ढक्कन होता है। वो ढक्कन यूं मारता था, ठक 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 ठक, यानी उसकी आवाज ये होती थी। वो ढक्कन ठक ठक करता था और वो बर्फ वाली आइसक्रीम निकाल के देता था। पता नहीं क्यों उसके साथ आज ही मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। फिर वो एक खिलौने वाले के साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। ठीक है। हाँ, ऑरेंज वाली। और मजे के दिन थे। हाँ, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू गो बैक, मैं वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि पढ़ाई वाज समथिंग जिसने हमसे हमारा बचपन छीना, खुशियां छीनी, हमारी ख्वाहिशात छीनी, हमारा सुकून छीना, हमारी नींद छीनी। हमारी पढ़ाई ने बिला वजह फजूल पेपर दे रहे हैं जी, फजूल पोजीशनें आ रही हैं जी, फजूल लायक है, ये लायक है, ये नालायक है। एक बड़ा टिपिकल इन्वायरमेंट था जिससे हम लोग गुजरे। तो मैं, अगर मुझसे पूछे कि आप वापस जाना चाहते हो, तो मैं कहूंगा हाँ। लेकिन अब कहा जाए कि पढ़ना पड़ेगा, मैं कहूंगा भाड़ में जाए बचपन। नाम न लेना मेरा इस सामने किसी का। जनाब गधों की तरह पीछे बैग लादे होते थे, और ना कोई पर्सनैलिटी ग्रूमिंग थी, ना कोई करियर डेवलपमेंट थी, डंडे खाते थे। मैंने तो इतनी मारे खाई हैं 9th 10th में, कि आपको पता चल जाए ना तो आप। तो नहीं, कोई चार्म नहीं था। मेरी हालत ये थी कि मैं सुबह 3 बजे ख्वाब में बैठ के हाथ सामने करके मैं पूरी बुक रिवाइज करके बैठा होता था। और मेरी बहन मुझे गाती थी, क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ पढ़ रहा हूँ। वो कहती थी आंखें खोलो देखो, और मेरे पास बुक ही नहीं होती थी। इस किस्म का भाई डिप्रेशन, एंजाइटी हमें नहीं चाहिए जिंदगी में। ना मुझे आज फिजिक्स की डेफिनेशन याद है, ना केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद है। कहाँ हमारी एजुकेशन ने, इस मुल्क में जो हमारी एजुकेशन है, ना उसने मुझे बोलना सिखाया, ना उसने मुझे तमीज सिखाई, ना उसने मुझे एथिक्स एटिकेट सिखाए। मेरी जिंदगी में आज तक किसी टीचर ने मुझे ये नहीं बताया कि बेटा नीचे जमीन पे कागज नहीं फेंकते। ठीक है, गालियां देते थे, डंडे मारते थे, गंदी बातें करते थे, गंदे पॉइंट मारते थे। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय एजुकेशन सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली। मैं रट्टा मारता था, मेरे पड़ोसियों को आवाज आती थी। मैं दोनों कानों में उंगलियां डाल के मैं रट्टे मारता था। ये मेरी एजुकेशन सिस्टम ने मुझे सिखाया। कसम से बीपी लो हो जाता, थोड़ी देर बाद पानी पीना पड़ता था।
तो इसकी समझ आ गई आपको इमेज लिंक की? ठीक हो गया। अच्छा आगे आ रहा है लिंक्स फ्रॉम .edu एंड .gov वेबसाइट्स। अच्छा आपको पता है कोई भी बंदा, हाँ, तो क्या वो डिप्रेशन नहीं था? बड़ा बुरा वक्त था यार। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, नेक्स्ट ऑप्शन है लिंक्स फ्रॉम .edu और .gov वेबसाइट। अच्छा आपको पता है .com, .me, .in ये वेबसाइट कोई भी बना सकता है, लेकिन .edu और .gov वेबसाइट हर कोई नहीं बना सकता। अगर आपने कोई .edu डोमेन लेनी है तो उससे पहले आपको डोमेन रजिस्ट्रार्स को अपनी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड लेटर दिखाना पड़ता है जिसमें आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की इजाजत दी गई है। उसके बाद आपको .edu डोमेन अलाउ होती है। एंड .gov हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को मिलता है। तो जो गवर्नमेंट है उसको .gov मिलता है। तो इसका मतलब है कि .gov और .edu डोमेन हर कोई नहीं बना सकता। इसका मतलब है कि .edu और .gov जो है वो वाकई हाई ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। समझ आ रही है? ये वाकई ही वेरी रिलायबल ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो अगर आप कोई तरीका ढूंढ लो .edu और .gov डोमेन से बैकलिंक्स लेने का तो कमाल हो जाता है, यकीन माने मजा आ जाता है। सबसे ज्यादा हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स हैं, सबसे ज्यादा वर्थ है इन बैकलिंक्स की। अगर आप इसी तरह कामयाब हो जाओ इन वेबसाइट से बैकलिंक्स लेने की, तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी जस्ट एक रॉकेट की तरह इंप्रूव होती है आपकी वेबसाइट। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लोग लेते हैं, लोग करते हैं। इसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा मुबशिर, तो डिड यू गेट एनी .edu बैकलिंक मुबशिर? अरे वाह, छा गया मुबशिर। तो वो वेबसाइट अलाउ करती थी आपको, आपने उन पे अकाउंट क्रिएट किया और बैकलिंक लगाया, क्या वो वेबसाइट आपको अलाउ करती थी? एक दो नहीं ना भाईजान, कोई 40-50 तो हो फिर मजा आए ना। एनीवेज कौन सी .edu वेबसाइट है वो? कैन यू सेंड मी, कैन यू टेल मी ऑन फेसबुक मुबशिर? मुझे जरा फेसबुक पे बताना मुबशिर। अच्छा ठीक है, लिस्ट ढूंढ के मुझे व्हाट्सएप पे भेज, सॉरी फेसबुक पे भेजना, ठीक है। अच्छा फिर आ रहा है जी PR ऑफ लिंकिंग पेजेस। पहले ना गूगल के पास, गूगल एक स्कोर देता था आपको जैसे डोमेन अथॉरिटी, इस तरह एक स्कोर था पेज रैंक का। मैक्सिमम 10 था, मिनिमम 0 था, तो वो गूगल ने अब खत्म कर दिया है। तो ये पॉइंट छोड़ दें, पेज रैंक। अच्छा जी अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग डोमेन का क्या मतलब है? अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग डोमेन का क्या मतलब है? आपको नताशा मेरा फेसबुक लिंक नहीं पता? facebook.com/usman sfp मेरा फेसबुक पेज है ये। नहीं ये है क्या? अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग डोमेन इज अ डोमेन अथॉरिटी। क्या ये डोमेन अथॉरिटी की बात नहीं कर रहा? तो बच्चों इसलिए ना शुरू में मैं आपको कहानियां सुना सुना के आपकी बेस बना के फिर लेक्चर पे आता हूँ। जैसे अभी आपको ऑल टेक्स्ट वाले की समझ नहीं आई ना, ऑल टेक्स्ट वाले की समझ नहीं आई ना, आपने कहा सरकार के दिखाया, आपको इनकी भी समझ ना आती। इसीलिए मैंने बैकलिंक्स का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी बेसिक्स पे तवज्जो दी। मुझे ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की जरूरत है? मुझे जरूरत है ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की? डोमेन अथॉरिटी नहीं है। आगे चलें, आगे आ रहा है लिंक्स फ्रॉम कंपेटिटर्स। बड़े मजेदार। कंपेटिटर कौन है?
the person who is selling the same services in the same area. The person who is selling the same services in the same area is called the competitor. The person, the website owner who is selling the same services in the same area is called competitor. तो अब competitor से लिंक लेना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, कोई आप ऐसा तरीका निकाल लो कि आप उनसे बैकलिंक ले लो, तो उसका मतलब है कि आपका कंपेटिटर ही आपको रिकमेंड कर रहा है। जब आप एक नान वाले के पास जो नान में लगोगे, भाई वो जो सामने नान वाली दुकान है उनसे लो नान, वो अच्छे बनाते हैं, तो दोबारा आप इस नान वाले के पास कभी नहीं आओगे। इस तरह अगर आप किसी कंपेटिटर से बैकलिंक ले लो, तो उसका मतलब है कि आपका कंपेटिटर रिकमेंड कर रहा है कि आपकी सर्विसेज उसकी सर्विसेज से अच्छी हैं। तो ये लिंक्स लेना आसान नहीं होता, बट अगर आप किसी तरह ले लो तो बड़ा फायदा हो जाता है। समझ आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है ना मेरा, आपका इंटरनेट स्लो होगा। तो इसी तरह वी शुड टेक लिंक्स फ्रॉम कंपेटिटर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है सोशल शेयर्स ऑफ रेफरिंग पेजेस। अब ये देखो, ये रेफरिंग पेज है, लेट्स से इस पे आपने खुद अपना लिंक डालना है, आपने medium.com पे रेफरिंग पेज बनाया और आपने ये किया। अब ये आपके रेफरिंग पेज का यूआरएल है ना। अब जब आप अगर आपने जो बनाया है, ये जो आपने बनाया है, आपने जो बैकलिंक बनाया है, ये जो पेज है, अगर आप अब इस पेज को, इस आर्टिकल को आप सोशल मीडिया पे शेयर करो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर अगर आप शेयर करो और लोग जब इस पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आएंगे ना, तो सोशल मीडिया एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, उस पे शेयर करने से भी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज होगी। अब देखो ये पेज है ना, अगर आप इसको डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर करोगे ना, इस पेज की अथॉरिटी इंक्रीज होगी। जब इस पेज की अथॉरिटी इंक्रीज होगी, और ये पेज तो आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहा है, तो इन रिटर्न आपकी वेबसाइट की पेज अथॉरिटी इंक्रीज होगी। समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल, ये फॉरम है, गवर्नमेंट वेबसाइट का फॉरम है ये, बिल्कुल आप मुबशर ये काउंट होगा। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, यस। gov.edu का मतलब ये है, nna.gov.edu जो है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, और फॉरम डॉट जो इसका फॉरम है, तो ये बिल्कुल काउंट होगा उसमें। सेंड मी लिंक यार, मुझे लिस्ट भेजो भाई, लिस्ट भेजो मुझे। सोशल शेयरिंग की समझ आई? आपको सोशल शेयर्स ऑफ रेफरिंग पेज की समझ आई? सोशल शेयर्स का मतलब ये है मलाइका, क्योंकि आप थी ही नहीं, आप कहीं काम की हुई थी और अभी अभी आप आई हैं और आपने सोशल शेयर्स का नाम सुना है। हमारे साथ तो शादियां नहीं चलेंगी। सोशल शेयर का मतलब है कि आपका जो बैकलिंक है, या वो रेफरिंग पेज जिससे आपने बैकलिंक बनाया है, आप उस रेफरिंग पेज को या उस आर्टिकल को डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे शेयर करते हैं। आपने फेसबुक पे शेयर किया, आपने ट्विटर पे शेयर किया, इंस्टाग्राम पे शेयर किया, तो क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, उनकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, तो अब हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर जब उसको शेयर करेंगी और लोग उस पर क्लिक करेंगे, तो उससे आपकी जो रेफरिंग पेज की अथॉरिटी इंक्रीज होगी, और इन रिटर्न आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी इंक्रीज होगी। समझ आ गई?
आपकी अथॉरिटी भी इंक्रीज होगी। समझ आई? अच्छा, फिर आ रहा है लिंक्स फ्रॉम बैड नेबरहुड्स। इसका क्या मतलब है? आपके मोहल्ले में कोई खराब लड़का है और आपके उसके साथ लिंक्स हैं, और एक दिन वो डकैती मार के आता है और उसके घर पुलिस आती है और पुलिस उसका मोबाइल फोन निकालती है और मोबाइल फोन में आपका नंबर भी निकलता है, तो पुलिस आपको भी उठा के ले जाती है। कोई ऐसी वेबसाइट जो वेल रिप्यूटेड ना हो, जिसकी रैंकिंग अच्छी ना हो, अगर आपका उस वेबसाइट से कोई बैकलिंक आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ बैड बैकलिंक। वो अच्छा बैकलिंक कंसीडर नहीं होता। ठीक हो गया? फिर आप अगला ऑप्शन है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट का मतलब है किसी और की वेबसाइट पे जाके पोस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, वरीशा की वेबसाइट है वरीशा राइट्स डॉट कॉम। वरीशा की क्या वेबसाइट है? वरीशा राइट्स डॉट कॉम। और वरीशा की वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसकी अथॉरिटी 80 है। तो मैं वरीशा से कांटेक्ट करूंगा कि वरीशा, मैं आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट पब्लिश करना चाहता हूँ। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं कहूंगा वरीशा मैं आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट पब्लिश करना चाहता हूँ, वरीशा कहेगी ठीक है बट आई विल चार्ज यू $50, मुझे $50 दो, तब मैं तुम्हारी पोस्ट पब्लिश करूंगी। एक तो तरीका ये है। या दूसरा तरीका ये होगा, मैं वरीशा को कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा आर्टिकल लिख के दूंगा, आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आर्टिकल रैंक करेगा और आपको काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी, लेकिन इन रिटर्न आप एक बैकलिंक मुझे दे दो। तो गेस्ट पोस्ट का मतलब ये होता है कि वो किसी और की वेबसाइट पे जाकर आप किसी और की वेबसाइट पे जाकर आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, किसी और की वेबसाइट पे जाकर आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, तो फिर क्या होता है? एक हाई रिप्यूटेबल वेल रिप्यूटेबल वेबसाइट है, आप उस पे गए, आपने अपनी पोस्ट पब्लिश की और वहां से आपने बैकलिंक लिया, तो उसको क्या मिल रहा है? आप उसको हाई क्वालिटी कंटेंट लिख के दे रहे हो जो उसका गूगल में रैंक होगा और वो ट्रैफिक गेट करेगा, और बदले में वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको एक बैकलिंक दे रहा है। तो आपको उस वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है और उसको आपकी तरफ से हाई क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो या वो आपसे पैसे लेगा और आपको पब्लिश कर देगा। तो गेस्ट पोस्टिंग की समझ आई? गेस्ट पोस्टिंग की एज ए गेस्ट किसी और की वेबसाइट पे पोस्ट करना कंटेंट। समझ आई? अगला क्या है जी? लिंक्स टू होम पेज डोमेन दैट पेज सिट्स ऑन है। अच्छा देखो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीडियम डॉट कॉम का रूट डोमेन क्या है जी? मीडियम डॉट कॉम है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि भाईजान, अगर आप किसी वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उनके ऊपर बैकलिंक लें, तो उससे ज्यादा अच्छा ये है कि आप उस वेबसाइट के होम पेज के ऊपर बैक लें, क्योंकि किसी भी वेबसाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ना, याद रखिएगा, वो उस वेबसाइट का होम पेज है। आई एम अगेन रिपीटिंग कि आपकी वेबसाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है वो कौन सा है? होम पेज। आपकी वेबसाइट का जो मेन पेज है, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पेज ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है? तो आपकी वेबसाइट की होम पेज से किसी की वेबसाइट की होम पेज के ऊपर अगर आप बैकलिंक ले लें, तो वो बैकलिंक ज्यादा beneficent as compared to the backlinks on other pages. But okay, so that ठीक हो गया?
समझ आई या नहीं आई? काफी है या चाय है? कॉफी? चले, ठीक हो गया जी, इतना ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया अल्टीमेटली सारों को? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? छोटी मोटी कंफ्यूजन्स को खुद भी क्लियर करने की कोशिश किया करें। अगर आप ये समझते हैं कि आपका ट्रेनर सोने की चम्मच के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिख के आपको खिलाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिंदगी में खुद भी थोड़े बहुत हाथ पांव मारने पड़ते हैं। इंशाल्लाह इम्तियाज मैं इसी वीक में आपको दूंगा। ये ले जी, ये ले, ओपन कर दिए। क्या करें? न्यू फोल्डर। कहाँ गया है? कहाँ पर है, कहाँ पर है? यू, ये ले। क्या याद करेंगे? क्या याद करेंगे? किसी किसने फिल्मोरा और कैम्टेशिया को कर लिया फ्री? किस किस ने कर लिया फ्री? हाँ, किया आपने उम्मे लैला गेट इनटू पीसी से? गेट इनटू पीसी से हो जाएगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर तो बच्चों एंड पे फाइनल में हमारा ग्रेजुएशन टेस्ट होता है,
तो उसमें बच्चों बैकलिंक्स इंक्लूडेड होगा। तो बैकलिंक्स को सही तरीके से पढ़ो, बैकलिंक्स कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं ग्रेजुएशन टेस्ट में दूंगा। फिर ना कहना कि सर आपने तो ग्रेजुएशन टेस्ट बड़ा मुश्किल बना दिया। टेस्ट बहुत जल्द होगा, एक दिन आप अपने ख्यालों में गुम होंगे और एक खबर आप पर बिजली बन के गिरेगी, आपके औसान खता हो जाएंगे, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, और फिर एक खौफनाक आवाज आपके कानों में पड़ेगी, क्या आज आपका क्विज है। क्विज आसान भी हो तो मतलब कानों से धुएं तो निकलते ही है ना। टेस्ट थोड़ी होगा अब्दुल वाजिद, वो तो T20 होगा भाईजान। टेस्ट तो 5 दिन चलता है, वो तो आधे घंटे का टेस्ट होगा। टेस्ट नहीं होगा, बेफिक्र नहीं, T20 होगा, टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल T20 होगा, T20। इसकी बेस पे आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। अच्छा यार, मुझे स्क्रीन शॉट्स में कौन कौन से बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं जमा कराए, देखो सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, लास्ट वीक है, मैंने इस वीक में हर हाल जमा करके भेजने हैं, मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं अभी तक डिले करता आया करता आया करता आया करता आया। अगर आपने किसी रियल क्लाइंट के साथ काम किया फेसबुक पे, या कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई कजन, कोई और बंदा जिसको आपने काम करके दिया और उससे आपने पैसे कमाए हों, आपने इजी पैसे के थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया हो, जैज कैश के थ्रू किया हो, प्योरनियर के थ्रू किया हो, या आपने फाइबर के थ्रू, अपवर्क के थ्रू, किसी के थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया हो, तो आप स्क्रीन शॉट्स हमसे शेयर करें, अर्निंग स्क्रीन शॉट्स हमसे शेयर करें, ताकि हम उनको जमा कराएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, आपको नहीं पता फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इस पे बेस करेंगी, आप स्क्रीन शॉट्स नहीं जमा कराओगे, आपके लिए इश्यूज बनेंगे, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज में आपके लिए इश्यूज बनेंगे, ठीक है। तो मैं मुद्दा उनसे मंगवाए पेमेंट, और हमें इसी वीक में भिजवाएं, शाबाश। ठीक है, आई एम वेटिंग। Arusha, unfortunately, I'm not allowed to contact students on WhatsApp because it's a kind of personal application, ठीक है। और इसलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप फेसबुक पे बात करें, और उसके अलावा मतलब व्हाट्सएप अलाउ नहीं है, मेरे पास फेसबुक कांटेक्ट है आपके पास, उसके अलावा आप मैं उसके अलावा मैं